आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास के सपोर्ट में यमन के हूती ने किया बड़ा ऐलान। इजराइल ने सीजफायर तोड़ा तो बिना जान की परवाह के करेंगे हमला। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जबरदस्त धमाका, 9 लोगों की मौत और 24 हुए जख्मी। हताहतों के मजीद बढ़ने का खदशा, एनएसजी एनआईए की टीमें रवाना। असम में एक से ज्यादा शादी करने पर 7 साल की सजा। हिमंता हुकूमत बहु विवाह के खिलाफ ला रही कानून। माशी तंगी से परेशान आजम खान का छल का दर्द, बोले घर प्लॉट बिक नहीं रहा, हिफाजत का खर्च नहीं उठा सकता। यूपी पुलिस ने मजहबी मकामात से लाउडस्पीकर हटाए, लाउडस्पीकरों की आवाज की शिकायत मिलने पर लिया एक्शन। यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना होगा लाजमी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, सीमांचल से ओवैसी का एनडीए पर जोरदार अटैक। अब मुस्लिम भी बन सकते हैं आरएसएस मेंबर, मोहन भागवत का बड़ा ऐलान। भारत और सऊदी के बीच हज 2026 के लिए हुआ समझौता, दोनों फरीक ने जद्दा में हज 2026 के लिए किए दस्तखत। दिल्ली की फिजा में जहर बरकरार, दिल्ली में AQI पहुंचा 400 के करीब। दिल्ली में GRAP 3 लागू होने के बाद लगेंगी पाबंदियां, स्कूल कॉलेज और दफ्तर हो सकते हैं बंद। अहमदाबाद में पकड़े गए दहशतगर्दों के मामले में नया खुलासा, तीनों दहशतगर्दों पर ISIS से जुड़े होने का शक। सऊदी क्राउन प्रिंस के अमेरिका दौरे से पहले F-35 जहाज पर तकरार, सऊदी की F-35 लड़ाकू जेट की मांग से इजराइल हुआ परेशान। यमन के हूती ने हमास को अपना सपोर्ट पेश करते हुए इजराइल के खिलाफ बेहद खतरनाक चेतावनी जारी की है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गजा पट्टी पर दोबारा बमबारी शुरू की तो यमनी आर्मी जंग के मैदान में लौट आएंगी और इजराइल पर दोबारा ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर देंगी। हूती के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर जनरल यूसुफ हसन अल मदानी ने हमास को भेजे अपने पैगाम में कहा कि अगर इजरायली वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू ने जंग शुरू करने की कोशिश की तो यमन के हूती अपना वादा निभाते हुए हमास के साथ खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए कैसी भी कीमत चुकानी पड़े। हमास की हिमायत में हूती के इस पैगाम से नेतन्याहू की टेंशनें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हमास और हूती दोनों ही पिछली बार से ज्यादा खतरनाक तरीके से इजराइल को दहलाएंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू गजा सीजफायर होने के बाद से लगातार ये कोशिशें कर रहा है कि सीजफायर टूट जाए। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हर दिन इजराइल फिलिस्तीनियों को अब भी निशाना बना रहा है। यहाँ तक कि उसके कैबिनेट में मौजूद फार राइट इजरायली मिनिस्टर तक उसे जंग दोबारा शुरू करने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि सीजफायर कब तक टिक पाए। अमेरिका की हिमायत के बल पर इजराइल कभी भी जंग फिर से शुरू कर सकता है। ऐसे में हमास और तमाम फिलिस्तीनी लड़ाके भी तैयार हैं कि अगर इजराइल ने फिर हमला शुरू किया तो वो भी पलटवार करेंगे। हमास के साथ साथ मिडिल ईस्ट के दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी इसी सिलसिले में अपनी जंगी तैयारियों को तेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आज नहीं तो कल इजराइल से फिर बड़ी जंग होनी है। इसी सिमत में अब यमन के रेजिस्टेंस ग्रुप हूती ने हमास के लिए अपनी हिमायत पेश की है और इजराइल के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी जारी की है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक यमन की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इजराइल गजा पट्टी पर फिर से जंग छेड़ेगा तो यमनी फौजें फिर से मैदान जंग में वापस आकर इजराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस दोबारा चलाएंगी। ब्रिगेडियर जनरल यूसुफ हसन अल मदानी ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास की फौजी यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों को एक पैगाम में यही चेतावनी जारी की। मदानी ने जोर देकर कहा कि हम अपना वादा पूरा करेंगे और आपके साथ कायम रहेंगे, भले ही इसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। अल मदानी ने साफ चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यमनी फौज हालात पर बारीकी से नजर रख रही है और अगर इजराइल गजा पर अपने हमले फिर से शुरू करता है तो यमन इजरायली इलाके की गहराई तक हमले फिर से शुरू कर देगा और रेड सी और अरेबियन सी दोनों में इजरायली शिपिंग पर बैन लगा देगा। ये खबर यमन के अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती की पहले की चेतावनियों से मेल खाती है, जिनका इशारा यही था कि यमन इजरायली हुकूमत के साथ मुमकिन अगले दौर के टकराव की तैयारी में है। हाल ही में दिए गए एक टेलीविजन खुतबे में हूती ने कहा कि यमन के लोग इजराइल के साथ पिछले वाले टकराव से भी ज्यादा मजबूत हालात में उभरे हैं और इजाफा करते हुए बताया कि मुल्क इजरायली दुश्मन के साथ एक नए दौर के टकराव की कगार पर खड़ा है। उन्होंने अगले टकराव की तैयारी के हवाले से ढांचे और हुनर को मजबूत करने की जरूरत पर खास ताकीद की। आज शाम दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक जोरदार धमाके ने पूरी दिल्ली में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 24 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की खबर है। मरहूमिन की लाशों को LNJP अस्पताल में ले जाया गया है। ये धमाका बेहद हाई इंटेंसिटी का था। ये धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी 7 से 8 गाड़ियों के परखच्चे भी उड़ गए। दिल्ली पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। वहीं NSG और NIA की टीमें भी मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो गई हैं। फॉरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर पहुंच रहे हैं जो ये पता लगाएंगे कि आखिर ये ब्लास्ट किस
तरह का है। धमाके के बाद पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर आ गई है। जिस तरह के हालात अभी हो गए हैं उससे ये जाहिर होता है कि ये बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके ने सिक्योरिटी एजेंसियों की नींदें उड़ा दी हैं। शुरुआती जांच में ये मामला सिर्फ एक लोकल धमाका नहीं लग रहा। असम काबीना ने इतवार को असम बहुविवाह निषेध बिल 2025 को मंजूरी दे दी। इसका मकसद छठे शेड्यूल्ड इलाकों को छोड़कर रियासत में एक से ज्यादा शादियों के रिवाज खत्म करना है। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इतवार को ऐलान किया है कि ये बिल 25 नवंबर को असम असेंबली इजलास में पास करने के लिए पेश किया जाएगा। एक से ज्यादा शादी उस शख्स के लिए ममनू है यदि उसका कोई शरीके हयात जिंदा हो या वो कानूनी तौर से अलग नहीं हुआ है या किसी ऐसी शादी का फरीक है जो अभी तक तलाक नहीं हुआ है। असम एक से ज्यादा शादी ममनो बिल 2025 उन ख्वातीन को मुआवजा देने की कोशिश करता है क्योंकि बहुविवाह की वजह से उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। असम के वजीर आला ने गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और गलत रिवाज की लानत से बचाने के मकसद से तैयार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस बिल के तहत दूसरी या इससे ज्यादा बार शादी करने वाले शख्स के लिए 7 साल की कैद की सजा होगी। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक कैबिनेट वजीर आजम खान जेल से छूटने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। 34 माह बाद जेल से रिहा हुए आजम खान लगातार मुख्तलिफ सियासी दिग्गजों से मिल रहे हैं और अपनी सियासी साख को मजबूत करने में मसरूफ हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक कैबिनेट वजीर आजम खान जेल से छूटने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। 34 माह बाद जेल से रिहा हुए आजम खान लगातार मुख्तलिफ सियासी दिग्गजों से मिल रहे हैं और सियासी साख को मजबूत करने में मसरूफ हैं। इसी सिमत में आजम खान इतवार की देर शाम मेरठ के किठौर में एक शादी की तकरीब में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने हालात पर खुलकर दर्द बयां किया। इस मौके पर आजम खान ने अक़लियती बीजेपी हुकूमत पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं खुशियों में शामिल होने आया हूं क्योंकि मैं सालों से ऐसी खुशियों से महरूम रहा हूं। आजम खान ने आगे कहा, मेरी माशी हालत बहुत खराब है। पैसों की तंगी की वजह से मैंने अपने मकान और प्लॉट को बेचने के लिए इश्तिहार दिए लेकिन कोई खरीदने वाला तक नहीं मिला। ऐसे में अगर मैं सुरक्षा ले भी लूं तो उसका खर्च कैसे उठाऊंगा। यूपी पुलिस ने इतवार को मजहबी मुकामात से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम चलाई। इंतजामिया ने बताया कि ये लाउडस्पीकर हटाने के लिए चल रहे मुहिम का हिस्सा है। ये मुहिम कुछ शिकायतों के बाद शुरू की गई है जिनमें कहा गया है कि कुछ मजहबी मुकामात पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजामिया ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए ये कदम उठाया और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि मजहबी मकामात पर सिर्फ सीमित डेसिबल लिमिट तक ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं। शिकायतें आ रही थीं कि मजहबी मकामात पर हाई डेसिबल वाले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे लखनऊ में एक मुहिम चलाई गई है। हमारी टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर आला सतही तक इस्तेमाल किए जा रहे लाउडस्पीकरों को हटा रही है। नियमों के बारे में जागरूकता फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को ऐलान किया कि रियासत हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों में वंदे मातरम गाना जरूरी कर दिया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता यात्रा प्रोग्राम को खिताब करते हुए ये ऐलान किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कौमी तराने के लिए इज्जत और एहतराम होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के हर स्कूल और तालीमी इदारों में इसको जरूरी करेंगे। गोरखपुर में उन्होंने कहा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के इस गीत को हर स्कूल और कॉलेज में अवामी तौर पर गाया और सुनाया जाना चाहिए। ये सभी के लिए जरूरी है। हमें कौमी एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले अवामिल की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लीडरों मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली जौहर का भी हवाला देते हुए कहा कि जो लोग वंदे मातरम की मुखालफत करते हैं वो भारत की एकता और अखंडता का अपमान कर रहे हैं। बिहार इंतखाबात से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर तुम फिरौन हो तो मूसा जरूर आएगा। बिहार इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एनडीए का मुकाबला फिरौन से किया है। बता दें, फिरौन इस्लाम में एक जालिम हुक्मरान माना जाता है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की थी और आखिर में वो खुद ही नेस्तो नाबूद हो गया था।
एक जलसे को खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के नाइंसाफी करने वालों जो खुद को नमरूद और फिरौन समझते हैं, जो मोदी को नीतीश और तेजस्वी को समझते हैं, अगर तुम फिरौन हो तो मूसा जरूर आएगा, अगर तुम नमरूद हो तो इब्राहिम आएगा, अगर तुम यजीद हो तो हुसैन जरूर आएगा, अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, और अगर तुम झूठ हो तो सच आएगा। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की आवाम को लगातार साध रहे हैं। वो अलग अलग मसाइल को उठाकर आवाम के दिलों में जगह बनाने लगे हैं। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि संघ में सभी का इस्तकबाल है। जो लोग भारत को अपना मादरे वतन मानते हैं वो मजहब या जात की परवाह किए बिना संघ का हिस्सा बन सकते हैं। संघ सबके लिए खुला है। आरएसएस में शामिल होने को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघ में सभी का इस्तकबाल है। जो लोग इस जमीन को अपना मादरे वतन मानते हैं वो संघ में शामिल हो सकते हैं। आरएसएस ने संघ के आउटरीच प्रोग्राम के बारे में बोलते हुए कहा, किसी भी ब्राह्मण, शैव, मुसलमान या ईसाई को संघ से बाहर नहीं रखा गया है। सिर्फ हिंदुओं को ही इजाजत है और हिंदू से हमारा मतलब उन सभी से है जो इस जमीन को अपना मादरे वतन मानते हैं। अलग अलग बिरादरियों के लोग संघ में आ सकते हैं, बस अपनी अलग पहचान को अलग रखें। उन्होंने ये तबसरा तनकीद इस सवाल का जवाब देते हुए की, क्या मुसलमानों को संघ में इजाजत है और तंजीम अक़लियतों में एतमाद कैसे पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आपकी विशिष्टता का इस्तकबाल है, लेकिन जब आप ब्रांच में आते हैं तो आप भारत माता के बेटे इस हिंदू समाज के रुकन के तौर पर आते हैं। भागवत ने बताया, मुस्लिम और ईसाई भी हिंदू बिरादरी की अलग अलग जातों के लोगों की तरह शाखा में आते हैं। हम ना तो उनकी गिनती करते हैं और ना ही उनके पसे मंजर के बारे में पूछते हैं। अक़लियती मामलों के वजीर किरेन रिजिजू ने जद्दा के दो तरफा हज समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत 2026 में इस सफर के लिए भारत का कोटा 1,75,025 होने की तस्दीक की गई है। रिजिजू ने 7 से 9 नवंबर तक सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान जद्दा में सऊदी अरब के हज और उमरा वजीर तौफीक बिन फवजान अल रबिया के साथ दो तरफा बैठक की। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान दोनों वुज़रा ने हज की तैयारियों का जायजा लिया, तालमेल और रसद में मदद को बढ़ाने के कदमों पर चर्चा की और भारतीय हज मुसाफिरों के लिए अमल में और ज्यादा सहूलियात फराहम करने को लेकर अपने अज़्म का इजहार किया। बयान में कहा गया कि मरकजी वजीर ने जद्दा और ताइफ में हज और उमरा से मुत्तालिक अहम मकामात, एक टर्मिनल और जद्दा में हरमैन स्टेशन का दौरा कर आज़मीन हज के लिए मुहैया बुनियादी ढांचे और सहूलियात की जानकारी हासिल की। उन्होंने जेदा और ताइफ में भारतीयों से भी बातचीत की। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत सऊदी अरब रिश्तों को मजबूत करने की सिमत में ये एक अहम कदम है। सऊदी अरब के हज और उमरा वजीर डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ दो तरफा हज समझौते पर दस्तखत किए। साल 2026 में भारतीय आज़मीन हज के लिए 1,75,025 का हज कोटा महफूज किया गया है। उन्होंने कहा कि हज 2026 पर हमारी चर्चा ने सभी हज मुसाफिरों के लिए एक महफूज, आसान और रूहानी सफर को यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्कों ने साझा अज़्म की तादीक की। यूपी के मुरादाबाद के मशहूर और मारूफ तालीमी इदारे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में यौम उर्दू के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में स्कूल के तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल जनाब शकील अहमद साहब ने फरमाई, जबकि निजामत के फराइज आलिया रहमत और सामिया ने अंजाम दिए। प्रोग्राम का आगाज अब्दुल्ला आसिम की तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद गुफरान ने बारगाह इलाही में हम्द पेश की। वहीं मोहम्मद जैद सलमा ने बारगाह रिसालत में नाते पाक पेश कर समा बांध दिया। उसके बाद तलबा और तालिबात ने तकरीर, ग्रुप नज्म, मुशायरा, कव्वाली वगैरह जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए, जिन्हें देखकर हाजिरीन ने भरपूर दाद दी और तालियों से नवाजा। आखिर में प्रिंसिपल जनाब शकील अहमद साहब ने तमाम मेहमानों, असातिज़ा और तलबा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल इस इलाके का वही स्कूल है जहां दर्जा 1 से 12वीं जमात तक उर्दू की तालीम का बाकायदा इंतजाम है। साथ ही दीनी तालीम, बच्चों की तरबियत और इखलाकियात पर भी खास तवज्जो दी जाती है। हमारी कोशिश है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा अपने वालिदैन, स्कूल
और मुल्क का नाम रोशन करे। आखिर में जनाब रहमत अली ने तमाम शुरका और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मौलाना मोहम्मद इरफान साहब की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। यौम उर्दू की मुनासबत से बच्चे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर कुरान करीम की तिलावत, हम्द, नात, कव्वाली, मुशायरा वगैरह बच्चे पेश करेंगे। मकसद ये है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए से बच्चों की हौसला अफजाई हो और उर्दू को बढ़ावा मिले। देखिए, उर्दू के फ़रोग़ की जहाँ बात आती है तो इसमें सबसे ज़रूरी उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए उर्दू के असातिज़ा होते हैं। उर्दू के असातिज़ा इस पर जितनी मेहनत करेंगे बच्चों के साथ में, इतनी उर्दू को तरक्की मिलेगी। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। आज सुबह शहर के कई इलाकों में घना स्मॉग छाया रहा, जिससे हवा का मयार बहुत खराब जुमरे में पहुंच गया है। एम्स के आसपास के इलाकों में AQI 378 दर्ज किया गया। ड्रोन से ली गई सुबह की तस्वीरों में बारापुल्ला ब्रिज और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के इलाके घने स्मॉग की चादर में लिपटे हुए दिखाई दिए। यहाँ AQI 310 की सतह पर था, जिसे बहुत खराब की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर भी AQI 326 दर्ज किया गया, जो शहर की बढ़ती हुई खराब हवा की तरफ इशारा करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पराली जलाने, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और ठंडी हवाओं के सबब आलूदगी की सतह तेजी से बढ़ी है। हवा की रफ्तार कम होने से आलूदा करने वाले अनासिर फिजा में फंस गए हैं। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को सुबह और शाम के वक्त गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से परहेज की सलाह दी है। वहीं दिल्ली हुकूमत ने भी GRAP के तहत कई सख्त इकदामात लागू किए हैं। इसमें तामीरी कामों पर रोक, डीजल गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी और स्कूलों में छुट्टी के इम्कान जैसे तदाबीर शामिल हैं। दिल्ली में बढ़ती आलूदगी परेशानी का सबब बन चुकी है। पॉल्यूशन से बचने के लिए जहां कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल बारिश कराई गई थी, लेकिन इससे भी कुछ खास राहत देखने को नहीं मिली। दिल्ली NCR में सर्दी के साथ ही आलूदगी की सतह में भी दिन ब दिन इजाफा होता दिख रहा है। इसके असर को कम करने के लिए कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल बारिश कराई गई थी, लेकिन इससे भी कुछ खास राहत नहीं मिली। बढ़ते एयर पॉल्यूशन के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी सुबह के वक्त दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के आसपास रहा। बीते दिन इसकी वजह दिल्ली के दफ्तरों के वक्त में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम की खबर सामने आई थी। वहीं अब ऐसा है कि अगर ग्रैप 3 लागू किया जाता है तो दिल्ली के स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं। ग्रैप लेवल उस दौरान लागू किया जाता है जब शहर की हवा लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इसे एयर क्वालिटी की बुनियाद पर लगाने और इसे कम करने के लिए मखसूस कदम माना जाता है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के जरिए AQI की दर्जा बंदी के मुताबिक 0 से 50 को अच्छा, 51 से 100 को इत्मीनान बख्श, 101 से 200 को दरमियाना माना जाता है। वहीं 201 से 300 को खराब। इस दौरान GRAP 1 लागू होता है। इसके बाद ग्रैप 2 301 से 400 पर लगाया जाता है, जिसका मतलब हवा बहुत खराब है। इसके अलावा जब आलूदगी 401 से 500 के बीच होती है तो उसे इंतहाई खराब माना जाता है, जिसे ग्रैप 3 में रखा जाता है, और 450 से ज्यादा AQI होने पर शदीद खराब की जुमरे, जिसे ग्रैप 4 कहा जाता है। गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए 3 संदिग्ध दहशतगर्दों के मामले में हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। तहकीकात में पता चला है कि ये तीनों ISIS तंजीम से जुड़े हुए हैं और मुल्क में हमला करने का प्लान बना रहे थे। गुजरात ATS ने 9 नवंबर को अहमदाबाद से 3 संदिग्ध अफराद को पकड़ा था। ATS अफसरों के मुताबिक इनके पास से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ है। ये सारा सामान असल मुल्जिम सैयद अहमद मोहिउद्दीन के पास से मिला है। ATS का कहना है कि वो हैदराबाद में रहता है और अहमदाबाद आया हुआ था। अहमदाबाद में उसकी संदिग्ध सरगर्मियों की इत्तला मिली थी। इन लोगों ने RSS के दफ्तर के साथ साथ दिल्ली की आजादपुर मंडी की भी रेकी की थी। ये दोनों ही जगहें काफी भीड़ भाड़ वाली हैं। गिरफ्तार हुए मुल्जिमों की शिनाख्त आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल और अहमद मोहिउद्दीन सैयद के तौर पर हुई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BJP के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सख्त वार किया। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उसने मुल्क दुश्मनों और दहशतगर्दों के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक की हुकूमत के ज़ेरे इंतजामात जेल में बंद इस्लाम पसंद जिहादी दहशतगर्द को VVIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, एक तरफ मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, जहां हमारे अफसर और जवान अपनी जान की बाजी लगाकर
मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हुकूमत वाले सूबे कर्नाटक में उन्हीं दहशतगर्दों को इज्जत और एहतराम से नवाजा जा रहा है। पूनावाला ने कहा कि ये मामला सिर्फ जेल का नहीं बल्कि कांग्रेस की सोच का आईना है। उन्होंने कहा कांग्रेस का दहशतगर्दी के लिए इतना नर्म रवैया है कि राहुल गांधी खुद अफजल समर्थकों और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े नजर आते हैं। दिल्ली के मटिया महल असेंबली इलाके के 7 बार एमएलए रहे शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मालूमात के मुताबिक एमसीडी चुनाव में चांदनी महल वार्ड की सीट पर आप ने शोएब और उनके बेटे आले इकबाल की मर्जी के बिना किसी दूसरे उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जिससे वो बेहद नाराज हो गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब मटिया महल असेंबली इलाके के 7 बार एमएलए रहे शोएब इकबाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। शोएब ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान करते हुए पार्टी पर मकामी कारकुनों के जज्बात का एहतराम न करने का इल्जाम लगाया। उनके इस्तीफे से पार्टी की दिल्ली इकाई में हलचल है। शोएब ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी ने मकामी कारकुनान के जज्बात का एहतराम नहीं किया। शोएब के बेटे आले मोहम्मद इकबाल फिलहाल में आप से एमएलए हैं और चांदनी महल से काउंसलर रह चुके हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लीडरान के बीच इंतहाई मुतवक्के क्वाड समिट का भले ही दुनिया भर को इंतजार है, लेकिन इन चारों मुल्कों की नेवी की होने वाली सालाना मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत आज से होने जा रही है। क्वाड मुल्कों के बीच ये साझा सालाना मालाबार एक्सरसाइज को प्रशांत महासागर में गुआम बेस में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पीर 10 नवंबर 2025 से होने वाली है। क्वाड मुल्कों की नौसेनाओं की इस मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना का जंगी जहाज आईएनएस सह्याद्री अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस पहुंच गया है। क्वाड मुल्कों के बीच ये मुश्तरका सालाना मालाबार एक्सरसाइज को प्रशांत महासागर में वाक़े गुआम बेस में मुनक्किद किया जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में डिफेंस सौदे से लेकर इजराइल से रिश्ते बहाल करने जैसे कई संजीदा मुद्दे बार बार सामने आते रहे हैं। अब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे के 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के अमेरिका से F-35 लड़ाकू जेट की खरीद का मुद्दा फिर से उठ रहा है। इस ताल्लुक में 2 बातें सामने आई हैं। पहला ये कि अमेरिकी वजारत दिफा पेंटागन ने अरबों डॉलर के इस सौदे को मंजूरी दे दी है। वहीं ये भी ऐलान किया गया है कि इस सौदे के तहत सऊदी अरब अमेरिका से 48 जहाज खरीदेगा। समाचार एजेंसी राइटर्स ने F-35 सौदे के बारे में जानकारी रखने वाले अफसरान के हवाले से ये जानकारी दी है, लेकिन इस समझौते को लेकर रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। इस सौदे को आखिरी शक्ल देने के लिए अमेरिकी सरकार को अमेरिकी सदर और कांग्रेस तीनों की मंजूरी जरूर लेनी होगी। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।